अमीन के लिए जो हम लोगों ने शुरू किया है क्रैश कोर्स, उसमें फिजिक्स का एक और टॉपिक मैं लेके आ गया हूँ। इस पर इस वीडियो में हम लोग करेंगे वर्क, एनर्जी, पावर और साथ में हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा पेंडुलम के बारे में भी। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वर्क, एनर्जी और पावर है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि वर्क क्या होता है। वर्क का हिंदी होता है कार्य, मतलब कि काम। कोई भी काम जो होता है, हम किसी वस्तु पे जो फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स लगने के कारण उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाए हम लोग और कितना दूर मूव किया, इसी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको हम लोग फिजिक्स में वर्क कह देते हैं। लेकिन अगर उसमें जो फोर्स लगाया गया है वो अगर किसी एंगल पे लगाया जाए, तो उस कंडीशन में जो होगा हमारा वर्क, उसका फार्मूला होता है W = FD cos थीटा, जहाँ F होता है हमारा फोर्स और D होता है डिस्प्लेसमेंट, और थीटा में हम लोग कॉस का वैल्यू लगा लेते हैं, थीटा का वैल्यू जो भी वहाँ पे दिया रहेगा। अब देखिए, कुछ कंडीशन है जिससे कि सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो हम लोग सिर्फ कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करने का जो हमारा मोटो है उसी को लेकर आगे चलेंगे। अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारा है वर्क डन 0 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल समझें कि अगर हम कोई सामान को लेकर ऊपर चढ़ते हैं, सीधे 90 डिग्री पर अगर हम लोग ऊपर मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा है वर्क डन वो 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो, तो उस कंडीशन में भी जो हमारा वर्क है वो 0 होता है। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में वर्क हमारा मैक्सिमम होगा, और अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, तो हमारा वर्क उस कंडीशन में मिनिमम होगा। उसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये कुछ भी हो सकता है। जो फ्रिक्शन के द्वारा काम किया जाएगा वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या फिर 0 भी किसी किसी केस में हो सकता है। ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसको हम लोग -mgh से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसका वैल्यू -mgh के फार्मूला से निकाल लेते हैं। अब देखिए, इफ़ स्पीड ऑफ व्हीकल इज डबल्ड, देन 4 टाइम एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड टू स्टॉप। अगर मान लीजिए कि कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी जो 10 के स्पीड से जा रहा है, अगर हम लोगों ने इसका स्पीड 20 कर दिया, तो अब इसको रोकने के लिए हमको जितना स्पीड है उसका डबल फोर्स, 4 गुना एक्स्ट्रा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। स्पीड ऑफ व्हीकल इज डबल्ड, अगर हमने स्पीड व्हीकल का 2 गुना कर दिया, तो उसको रोकने में जो अब हमको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो पहले से 4 गुना लगाना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा इक्वेशन बन के भी आता है, फोर्स टू स्टॉप इज इक्वल टू स्पीड का स्क्वायर कर देते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? देखिए, एनर्जी होता है किसी का जो अपना कैपेसिटी होता है, उसको हम लोग कैपेसिटी पावर हो जाता है एनर्जी। देखिए, एनर्जी हम लोग का जो मेनली होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो देखेंगे हम लोग अगले स्लाइड में। देखिए, काइनेटिक एनर्जी कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मोशन में हो, तब जो उसके अंदर कोई एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसको निकालने का फार्मूला होता है ½ mv², जहाँ पे m होता है मास और v होता है वेलोसिटी। उसका अगर लीनियर मोमेंटम से हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, तो इसका फार्मूला होता है p²/2m। इसके बाद देखिए, इससे क्वेश्चन बनता है 2 बॉल ऑफ डिफरेंट मास, अगर 2 गेंद है जिसका मास अलग अलग है विथ सेम लीनियर मोमेंटम, और दोनों का लीनियर मोमेंटम भी अगर सेम है, देन लाइटर बॉल विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें से जो हल्का वाला बॉल होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। इफ़ मास एंड स्पीड डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम, अगर मास और स्पीड का वैल्यू को 2 गुना कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वो 4 गुना हो जाएगा। इस सबसे सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को यहाँ पे स्लाइड में इंक्लूड किया है। इसके बाद देखिए, अगला है पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई वस्तु रुका होता है, तो उस कंडीशन में जो उसके अंदर एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, और फार्मूला होता है mgh, जहाँ m हो गया मास, g ग्रेविटेशन होता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका वैल्यू होता है, और हाइट h होता है हाइट, मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो किस हाइट पे रखा हुआ है। अगर पोटेंशियल एनर्जी हम किसी स्प्रिंग का निकालना होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है
kx², जहाँ पे के जो हमारा होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। अगला होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होता है एडिशन। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं उसको हम लोग उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। उसका इसमें कहा गया है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अप और डाउन एट ईच पॉइंट ऑफ मोशन, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल रिमेंस सेम। अगर किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे हवा में या फिर कहीं नीचे की तरफ उसको फेंकेंगे तो वो जब ऊपर या नीचे ट्रैवल कर रहा होगा तो हर प्लेस पे अगर यहाँ पहुँचा फिर यहाँ पहुँचा फिर यहाँ पहुँचा फिर नीचे यहाँ 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 पहुँच रहा है तो किसी भी प्लेस पे जो उसका सम होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा सेम रहेगा। यानी अगर सिंपली कहें तो उसका मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। इसके बाद एक टेबल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स है जिससे कि क्वेश्चन बनता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी हो गया और पोटेंशियल एनर्जी हो गया। एक होता है लीनियर में और एक होता है रोटेशन में। तो जब कोई ऑब्जेक्ट में लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगा तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, वो चल रहा होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में लीनियर पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वो ऑब्जेक्ट भागना चाह रहा होगा, मूव करना चाह रहा होगा लेकिन मूव नहीं कर पा रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल हो गया स्प्रिंग या फिर जो तीर धनुष का धनुष होता है वो। उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर किसी में होगा तो वो ऑब्जेक्ट सीधा नहीं चल के वो गोल 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 घूमेगा। उसके बाद अगर रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा तो कोई ऑब्जेक्ट घूमने का चेष्टा करेगा, वो घूमना चाहेगा। जैसे जो चाबी वाला खिलौना होता है बच्चों का, उसमें ये प्रिंसिपल काम करता है। तीसरा हम लोग का है पावर। तो पावर क्या होता है हमारा? पावर होता है द कैपेसिटी टू वर्क। किसी के भी इंसान का काम करने का जो क्षमता होता है उसी को हम लोग पावर कहते हैं। फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितना काम किया गया और उसके लिए समय कितना लिया गया। इसका यूनिट जो होता है जूल पर सेकेंड और इसको वाट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर देख लीजिए कि 1 किलोवाट आवर जो होता है इसको हम अगर जूल में कन्वर्ट करते हैं 36 × 10⁵ जूल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद ही कर लीजिए कि 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग अपना लास्ट टॉपिक जो हमारा पेंडुलम है। तो पेंडुलम तो आप लोगों को पता होगा कुछ इस तरह से होता है, जिसको हम लोग एक स्ट्रिंग लगाते हैं, उसमें एक पत्थर होता है या बॉब जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो मूव करता है, ऐसा कुछ ये मूव करता होता है। तो ये जो हमारा पेंडुलम होता है इसमें आपसे पूछ सकता है कि इसका जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है 2π√L/g। तो यहाँ से इस फार्मूला से हम लोग एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है हमारा सिर्फ और सिर्फ एल पे डिपेंड कर रहा है। एल मतलब इस पेंडुलम का स्ट्रिंग। अगर इसमें जो बॉब लगा हुआ है इसका वॉल्यूम कितना है या फिर इसका वजन कितना है, इन चीज़ों पे टी डिपेंड नहीं करता है। टी ओनली डिपेंड ऑन एल, और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। जी पे भी टी डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए कि कोई पेंडुलम है और उस पेंडुलम में इस पत्थर की जगह एक बाल्टी लटका हुआ है और इस बाल्टी में थोड़ा सा छेद हो जाए पानी गिरना शुरू कर दे, तो इस कंडीशन में जो इसका टाइम पीरियड है उस पर इधर जाने का और इधर जाने का जो टाइम है, टाइम पीरियड, इस पर क्या असर पड़ेगा। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, टाइम पीरियड पहले इसका बढ़ जाएगा फिर ये घट जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो पेंडुलम जो होता है जब ये बीच में होगा इस समय इसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और जब ये मैक्सिमम अपने ऊपर हाइट पे चला जाएगा तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। इसके बाद देखते हैं और कुछ क्वेश्चन टाइप का है कि अगर कोई पेंडुलम है, एक दोनों में हम लोग अगर स्ट्रिंग सेम लगाते हैं, स्ट्रिंग का लंबाई सेम रखते हैं, और एक में हम लोग आयरन लगा देते हैं और दूसरे में अगर कॉटन लगाते हैं हम लोग, तो इस कंडीशन में क्या होगा टाइम पीरियड। तो देखिए यहाँ पे जो एल होगा, अगर सेम वेट अगर दोनों का सेम होगा तो आयरन का वॉल्यूम कम होगा और कॉटन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कॉटन वाले का वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और आयरन वाले का जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये सब कैसे होता है जिसे हम लोग जब डिटेल पढ़ेंगे दरोगा के लिए उसमें देखेंगे। अभी तो हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा था, इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में निकालेंगे। सिंपली समझिए इस कंडीशन में जो एल का वैल्यू है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए टाइम पीरियड जो हमारा होगा कॉटन वाले केस में वो बड़ा होगा कंपेरिजन टू आयरन, मतलब कॉटन वाले का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा
आयरन वाले से। अब अगर हम लोग चांद पे चले जाएं तो क्या होगा, हमारा टाइम पीरियड √6 टाइम हो जाएगा। अगर जी का वैल्यू 0 हो जाए तो पेंडुलम हमारा वर्क नहीं करेगा, वो रुक जाएगा। उसके बाद कोई एक आदमी अगर मान लीजिए झूला पे बैठा है, अगर वो आदमी खड़ा हो जाता है, बैठा हुआ आदमी खड़ा अगर हो जाता है तो इस कंडीशन में जो है उस झूले का टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अगर किसी झूला पे एक आदमी बैठा है और उस पर एक आदमी और आके बैठ जाता है तो उस कंडीशन में इसके टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं होगा जो टाइम पीरियड पहले था, क्योंकि टाइम पीरियड डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एल पे। गर्मी के मौसम में जो पेंडुलम लगा होता है घड़ी में, उसका लंबाई पेंडुलम का बढ़ जाता है, इस कारण एल के बढ़ने के कारण इसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। और इसका वाइस वर्सा भी सही है, मतलब कि ठंडी के समय में जो एल है ये छोटा हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी हमारा घड़ी का थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि एनर्जी का कन्वर्जन, कब एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो देखिए इसमें मैंने तरह लगा दिया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। एक दो मैं पढ़ देता हूँ, जैसे कि रबिंग बोथ हैंड टुगेदर फॉर वार्मथ, मतलब अगर दोनों हाथ को हम लोग गर्म कर रगड़ते हैं आपस में तो एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा थर्मल एनर्जी में। उसी तरह से मैं एक और दिखा देता हूँ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो होता है इसमें क्या होता है, कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आप लोग इसको एक बार वीडियो पॉज करके सारा पढ़ लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा और देख लीजिए और भी कुछ है, जैसे कि OTEC के लिए है, विंड मिल के लिए है, माइक्रोफोन के लिए है, इलेक्ट्रिक लैंप है। इसमें भी देखिए सब है, वार्निंग ऑफ वुड है, फ्यूल सेल है, स्टीम इंजन है, इलेक्ट्रिक हीटर है। इलेक्ट्रिक हीटर में जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है आपका हीट एनर्जी में। सिंपली दे देगा डिवाइस, बोलेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी किस एनर्जी जो किस में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन रहेगा, तो इसको अच्छे से आप लोग देख जरूर लीजिए। तो ये रहा आपका आज के लिए वर्क, एनर्जी और पावर, जो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ आपके अमीन में आने वाला है। मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश किया है। और फिजिक्स में अब एक बस बच गया आपका टॉपिक लाइट, तो ये भी आज रात तक 10 बजते बजते मैं डाल दूंगा बना के। तो आप लोग इसे पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए और ख़ुद भी पढ़िए और दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में और ज़्यादा मज़ा आए। और आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। और मैं बायोलॉजी का कल पूरा बायोलॉजी का बना के डाल दूंगा वीडियो, और हम लोग कोशिश करेंगे परसों पूरा केमिस्ट्री का कर लें। उस 2 दिन का और टाइम दीजिए, 2 दिन के बाद तीसरे दिन से मैं मैथ्स भी आप लोगों को शुरू कर दूंगा इसी पे।